वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 18 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंडियन बिसन्स के बारे में है। श्रीलंका ने भी हाल ही में इंडिया से कहा कि हम उन्हें 6 इंडियन बिसन्स या फिर गौर दे दें ताकि वो उसे री इंट्रोड्यूस कर सकें 3 सेंचुरीज के बाद अपने आइलैंड पे। इंडियन बिसन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बॉइंस है। बॉइन का मतलब होता है कि जो मवेशियों की प्रजातियां होती हैं उन्हीं से संबंधित एक जीव। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज है वाइल्ड कैटल की, और इनके शोल्डर तक की अगर आप हाइट लोगे तो लगभग 220 सेंटीमीटर आपको हाइट भी मिल जाएगी। हैबिटेट की बात करते हैं तो फॉरेस्टेड हिल वाला एरिया, पहाड़ी इलाका जहां पर जंगल वगैरह हो, ग्रासी एरिया, घास फूस हो, वहां पर ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में रहना पसंद करते हैं। मवेशी है तो खाने के लिए घास और पत्तियां तो चाहिए, तो ऐसे ही एरियाज में रहेगा, नेचुरल सी बात है। ये 13,000 टू 30,000 के नंबर में आपको लगभग वर्ल्ड वाइड मिलेंगे। 13,000 से 30,000 तक इनकी संख्या है, और जो भी संख्या है उसका 85% आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएगा। कुछ हिस्सा मतलब इनकी कुछ संख्या आपको बर्मा और थाईलैंड में भी मिल जाएगी। सदर्न इंडिया में जो वेस्टर्न घाट का रीजन है वहां पर इनकी अच्छी खासी संख्या मिल जाती है। पार्टिकुलरली वैनाथ, नागरहोल, मुद्दुमलाई और बंदीपुर कॉम्प्लेक्स का जो पूरा एरिया है वहां पर गौर अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। अब आपके मन में एक दुविधा होगी कि संख्या बताते वक्त इतना वेरिएशन क्यों बताया जा रहा है, लाइक 13,000 से 30,000। क्योंकि देखिए इनका प्रॉपर सेंसस होता नहीं है, लाइक कितनी संख्या किस जगह पे है, कैलकुलेशन होगा तब तो पता चलेगा। इंडिया में हालांकि हमने पहली बार इंडियन गौर की जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेशन लगाया था फरवरी 2020 में। तो ये भी एस्टिमेशन हर जगह नहीं लगाया था। नीलगिरी का जो फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे कैलकुलेशन किया गया था, तो पता चला कि वहां पे इनकी संख्या 2000 के आसपास है। तो जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे, सेंसस नहीं निकालोगे, गिनोगे नहीं, पता कैसे चलेगा संख्या कितनी है। इसीलिए काफ़ी वेरिएशन बताया जा रहा है कि 13,000 से 30,000 के आसपास होंगे। ये गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल भी है। तो चूंकि इनकी पर्याप्त संख्या भारत में रहती है, तो अगर श्रीलंका ने 6 इंडियन बिसन्स मांगे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि इंडिया ज़रूर से श्रीलंका की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको पता हो तो हाल फिलहाल में हमारी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है, और हमारे यहाँ भी एक जीव का री इंट्रोडक्शन हुआ है, रिलोकेट किया गया है। पहले गौर की ही बात कर लेते हैं। ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के। फर्दर वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में, और इसे साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब देखिए एक जूलॉजिकल डिप्लोमेसी चलती है, वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी। आपके लिए नया टर्म हो सकता है, बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई बात लिख रहे हो। ये भी तरीका है ना किसी कंट्री के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने का। इसमें होता यह है कि हम किसी स्पीसीज को ट्रांसलोकेट या री इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी टेरिटरी में, किसी अन्य देश से ले आते हैं उन्हें जहाँ का इकोसिस्टम सिमिलर हो, और ये एक पोटेंट टूल होता है जिसके माध्यम से हम डिफरेंट नेशन से जो जीव हैं उनको ला सकते हैं। हमने भी अपना चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान नामीबिया से कंप्लीट किया है, आपको पता होगा। इंडिया ने चीता को नामीबिया से रिलोकेट किया है। अमेरिकन बिशन हर्ट्स को कनाडा से मंगाया गया USA के द्वारा। तो इस प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो अगर श्रीलंका हमसे बिशंस की मांग कर रहा है तो रिलोकेशन के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इंडिया के 75 डिस्ट्रिक्ट में डेडिकेट किया, लॉन्च किया। अब यहाँ पर देखिए 75 ईयर्स हमारी आज़ादी के कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए इस दिशा में 75 इज द कीवर्ड जिसको चुना गया है। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है? डिजिटल बैंकिंग एक्चुअली में एक स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस है। आप एक यूनिट कह लो, एक हब कर लो। सिंपली कहूँ तो आप एक छोटी सी शॉप कह लो जहाँ पर जाकर आप डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो। यहाँ पर मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसके माध्यम से डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको दिए जा सकें। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो। सेल्फ सर्विस मोड भी हो सकता है। जैसे आप एक मशीन जाते हो ना, पहले क्या होता था, पासबुक अगर आपको प्रिंट करवाना है या पैसे अगर आपको डिपॉजिट करना है, चलो विड्रॉ करने वाली सुविधा तो मिल गई थी, डिपॉजिट करना है और आपको पासबुक प्रिंट करवाना है तो बैंक में जाना पड़ता था, ब्रांच में जाना पड़ता था। अभी मशीन होती है, अपना पासबुक डालो, प्रिंट हो जाता है। आप अपने पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो बाय दीज मशीन्स। तो सेल्फ सर्विस मोड आ गया ना इन सर्विसेज के लिए। इसी तरीके की सर्विसेज आप इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में अवेल कर सकते हो। जो DBUs होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को सिक्योरली भारत के अलग अलग हिस्सों तक, स्टेट्स एंड यूटीज में डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कौन स्टैब्लिश करेगा? मैं स्टैब्लिश करूंगा? नहीं, मैं कैसे स्टैब्लिश करूंगा? ये स्टैब्लिश करने की जो अथॉरिटी है वो कमर्शियल बैंक्स को दी गई है। अभी रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को बाहर रखा गया है। हो सकता है आने वाले समय में इनको भी अलाउ कर दिया जाए।
गिवन दैट कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पहले का कुछ डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस हो, वो डीबीयू खोल सकते हैं। राइट नाउ 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक, 12 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। डीबीयू किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे? ये ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट होगा, मतलब कुल मिला के एक छोटा सा शॉप कह लीजिए, आउटलेट कह लीजिए, जहां पर आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। सर्विसेज में जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट लगा सकते हो, आप लोन एप्लीकेशन डाल सकते हो, पेमेंट्स वगैरह के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, चेक्स के रिलेटेड सर्विसेज आप ले सकते हो, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए, ये सारी सर्विसेज, स्टेटमेंट जो होता है आपका अकाउंट स्टेटमेंट वो आप देख सकते हो, टैक्सेस पे कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, ये सारे काम आप इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में कर सकते हो। ये डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी भी फैलाएंगे, कस्टमर एजुकेशन देंगे कि आपको कहाँ कहाँ किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए, साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो उसके लिए भी आपको अवेयर किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हम्पी और खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्लान कर रही है कि हम्पी और जो खजुराहो की लोकेशन है इसे वेन्यू की तरह इस्तेमाल किया जाए G20 में, जो कल्चर ट्रैक होता है जहां पर मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो भी डिग्नेटरीज होते हैं उनके साथ। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रही है 2022-23 के लिए, और इंडिया G20 की जो 18th समिट है उसको होस्ट करेगा 2023 में। हम्पी के बारे में पहले जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स आपको हम्पी में मिलते हैं, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी 14 to 16 सेंचुरी के बीच में। विजयनगर एम्पायर को हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में फाउंड किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 1336 में जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया तो उस समय सल्तनत में कौन राजा रूल कर रहा था, कौन सुल्तान था उस समय? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, जिसके समय में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। आपको यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम भी मिल जाएगा। द्रविडियन आर्किटेक्चर है ये। द्रविड़, नागर और बेसर, 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स आपको मेजरली मिलते हैं क्लासिफिकेशन में। कुछ और भी साइट्स आपको हम्पी में मिलेंगी, जैसे कि कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विरूपाक्ष टेम्पल, स्टोन चैरिट, गरुड़ा श्राइन, इसके अलावा पट्टाभिराम टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोटस महल कॉम्प्लेक्स, ये सारे आपको हम्पी में मिलते हैं। बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत फेमस है, जो कि 1565 में हुआ था। उस दौरान जो भी हम्पी में स्ट्रक्चर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। बैटल ऑफ तालीकोटा किसके किसके बीच में हुआ था, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक और तो ऑब्वियसली विजयनगर था, दूसरी ओर ये अटैक किसकी ओर से हुआ था? मैं आपको बता दूंगा, मतलब हिंट कर देता हूँ कि 4 इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व थे जो किसी बड़े किंगडम का हिस्सा हुआ करते थे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा था ये किसके किसके बीच में हुआ था। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता हो तो सर्च करिएगा, ढूंढोगे तो एटलीस्ट पता चल जाएगा बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में कुछ बेसिक बातें। हाल ही में 50 रुपए का जो नया करेंसी नोट आया है उसमें जो स्टोन चैरिट दिखाया गया है वो हम्पी का है, तो आपके नोट में भी अब जगह मिली गई है। खजुराहो टेम्पल की बात कर लेते हैं। तो जो खजुराहो टेम्पल मॉन्यूमेंट है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, मध्य प्रदेश के। खजुराहो टेम्पल को चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था और नागा स्टाइल में ये टेम्पल्स बने हैं। 23 टेम्पल्स हैं यहाँ पर। ये वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न क्लस्टर्स में आपको मिलेंगे। 2 धर्मों से संबंधित है, हिंदुइज्म और जैनिज्म। सैंडस्टोन यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है उससे इन मंदिरों को बनाया गया है। नागा स्टाइल स्ट्रक्चर्स ऑप्ट किए गए हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में नागा स्टाइल काफी प्रोमिनेंट है। अच्छा, खजुराहो के जब भी टेम्पल्स की बात की जाती है तो आपके मन में सबसे पहली इमेज ये आती है कि वहां पे बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, और इसको लेकर आपके मन में भावना रहती है कि खजुराहो के मंदिर मतलब इरोटिक स्कल्पचर्स। जबकि सच्चाई तो ये है कि खजुराहो के मंदिरों में जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ये जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, ये उसका केवल 10% है। मतलब इसके अलावा भी वहां बहुत कुछ है जो आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। इट इज जस्ट अ पेटी पार्ट ऑफ दोज स्कल्पचर आर्किटेक्चर। 10% उसका हिस्सा इसमें भी आपको मिलेगा, बट बाकी आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स मिलेंगे। कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जो आपको खजुराहो में मिलते हैं, जैसे कंदरिया महादेव टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा है इनफैक्ट इन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य देवता हैं वो भगवान शिव हैं। चित्रगुप्त टेम्पल, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। चतुर्भुज टेम्पल, ये एकमात्र टेम्पल ऐसा है खजुराहो का जहां पर आपको एक भी एरोटिक स्कल्पचर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर्स मिलेंगे। इरोटिक स्कल्पचर्स की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी ग्लोरी है, बट इस टेम्पल में आपको वो नहीं मिलेंगे। पार्श्वनाथ टेम्पल जो है ये एक जैन टेम्पल है, इसको भी सैंडस्टोन से बनाया गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु की इमेज भी मिल जाएगी। आदिनाथ टेम्पल, शांतिनाथ टेम्पल और घंटिया टेम्पल, ये सब बहुत ही फेमस जैन टेम्पल्स हैं जो आपको खजुराहो में मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में यूएनडीपी के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। इसके माध्यम से हम फंडामेंटली स्नो लेपर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंड किया जा रहा है। गवर्नमेंट का एफर्ट है ताकि स्नो लेपर्ड को हम बचा सकें, उसके हैबिटेट को बचा सकें। लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच है, अलग अलग एरिया डिफाइन करेंगे और वहाँ पे हिमालयन इकोसिस्टम को इस तरीके से प्रिजर्व करेंगे कि जो स्नो लेपर्ड है उसको बढ़िया से हैबिटेट मिले और जो भी की इशूज हैं उनका हैबिटेट जो खत्म हो रहा है उसके रेफरेंस में हम उसे बचा सकें। सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया? बिल्कुल याद रखिए 2017 में, मतलब 5 साल पहले सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें बायोडाइवर्सिटी एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बचाना है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रेजिलियंस क्रिएट कर सकें। रेजिलियंस का मतलब होता है कि लंबे समय तक वो इकोसिस्टम प्रिजर्व रहे। हैबिटेट कनेक्टिविटी और कंजर्वेशन इस तरीके से किया जाएगा कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन स्टेबल रहे, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। दूसरा पार्ट ये है कि हमें सस्टेनेबल कम्युनिटी लाइवलीहुड भी क्रिएट करना है, मतलब जो भी लोग वहां पर हैं वो अपने अगर लाइवलीहुड के लिए कुछ करते हैं तो उससे जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित ना हो। हमें इन्फोर्समेंट, मॉनिटरिंग एंड कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना है ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम रुके, लोग मारे ना जो स्नो लेपर्ड हैं उन्हें। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करनी है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करना है, नॉलेज मैनेजमेंट करना है, लोग जानते रहें कि किस तरीके से इकोसिस्टम को बचाना है और इन जीवों को बचाना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओमिक्रॉन BF.7 के बारे में है। गुजरात की बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने अभी हाल ही में ओमिक्रॉन का ये जो सब वेरिएंट है BF.7, इसे इंडिया में इसके पहले केस को डिटेक्ट किया है। तो क्या इंडिया में ये नया वेरिएंट आया है? नहीं, आएगा तो वहीं से जहां इनके माई बाप है, दैट इज चाइना। ओमिक्रॉन का जो BF.7 है ये लेटेस्ट सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्थ वेस्ट चाइना में डिटेक्ट किया गया था, इनर मंगोलिया के ऑटोनॉमस रीजन में, जिसके बाद वहां पे खूब सारे लॉकडाउन्स लगाए गए और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कुछ समय पहले तक न्यूज़ ये थी कि वहां पे 2000 के आसपास इसके केसेस भी आ गए थे। तो चाइना अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखे हुए है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, एक एक करके वो जो वेरियंट्स हैं वो अपना बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे, तो कोविड के स्प्रेड में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। ओमिक्रॉन स्पॉन भी कहते हैं इसको। ये बहुत तेजी से फैल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में, इसीलिए इंडिया भी इस बात को लेकर बड़ा कॉन्शियस है। सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो BA.5 है, BA.7 है, इसने इम्यूनिटी इवेजन अवेल कर लिया है जो पेरेंटल स्ट्रेन है उसकी तुलना में। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी हो गई है तब भी ये हो जा रहा है। इनफैक्ट किसी ने कोविड-19 की वैक्सीन भी ले ली है ना, तो उसको भी BF.7 हो जा रहा है। तो वैक्सीन सब चाइना मैनेज कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिम्टम्स की बात करूँ तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बाकी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट में होता है। सिर दर्द होगा, कफ आएगा, स्मेल नहीं आएगी, चेस्ट पेन होगा, सुनने में दिक्कत होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया, रनिंग नोज, शोर थ्रोट, फटीग, ये सब कॉमन फीचर्स जो बाकी के कोविड सिम्टम्स होते हैं ये सारे दिखेंगे उसमें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्लांट बेस्ड मीट के बारे में है। हाल ही में जो क्रिकेटर हैं, बहुत ही फेमस हैं, आप लोग पसंद करते हैं उन्हें, MS धोनी जी, उन्होंने एक अनडिस्क्लोज्ड इक्विटी स्टेक ले लिया है हाल ही में एक मीट स्टार्टअप में। शाकाहारी नाम है उसका। एक कपल ने भी अभी फाउंड किया प्लांट बेस्ड इमेजिन मीट सितंबर 2021 में। इसी रेफरेंस में प्लांट बेस्ड मीट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है? मतलब हम पौधों से मीट बनाते हैं, मतलब जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है लैब में और उसके बाद उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो बिल्कुल जो बायोलॉजिकल मीट होता है बिल्कुल वैसा ही लगेगा। सी फूड, एग्स और जो मिल्क डिराइव किया जाता है एनिमल से, ये सारी चीज़ें हम प्लांट से बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो मीट होगा ये दिखने में, इसकी जो स्मेल होगी, टेस्ट होगा, ये सब जो नेचुरल मीट होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। प्लांट बेस्ड मीट कैसे बनता है या डेयरी मीट कैसे होता है? देखिए, जो एनिमल मीट होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, वाटर होता है, ये सब तो होता है। अब ये सब प्लांट्स में भी होता है। मामला सिर्फ इतना है कि जो टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है प्लांट्स का और जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उसमें। तो यहां पर आपको सिंथेसाइज करना पड़ता है इन टिश्यूज को वैसे कि ये प्लांट बेस्ड मीट जैसे बन जाए। तो मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इन इंग्रेडिएंट्स का और फिर जो मसल टिश्यूज है उनको रेप्लिकेट करके, जो प्लांट्स में नहीं होते, उन्हें सिंथेसाइज करके ये प्लांट बेस्ड मीट बना दिया जाता है। एनिमल मीट जैसा ही दिखता है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे ओट्स से मीट, हम मिल्क निकालते हैं, मीट नहीं मिल्क निकालते हैं, आमंड, सोयाबीन, कोकोनट, राइस, इन सब से भी हम दूध निकालते हैं ना, मिल्क निकालते हैं। प्लांट बेस्ड मीट या मिल्क इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? देखिए, वाशिंगटन DC में जो गुड फूड्स इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये बताया कि जो रिटेल सेल है USA में प्लांट बेस्ड मीट या मिल्क का, वो $7.4 बिलियन का है पूरा मार्केट इनका। मतलब बहुत मैसिव मार्केट है US में। हालांकि इंडिया में ऐसा जिसका बहुत मार्केट नहीं है, यहाँ पे लोग नेचुरल मिल्क ही इस्तेमाल करते हैं जिसे सुपीरियर फूड माना जाता है। बट आने वाले समय में प्लांट बेस्ड मीट और मिल्क की अच्छी डिमांड होगी इंडिया में, इसलिए ये सेक्टर ग्रो करेगा।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेरियम के डिटेक्शन के बारे में है। 2 एक्सोप्लैनेट्स में उनकी एटमॉस्फेयर में एक नई स्टडी में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है बेरियम को अपर एटमॉस्फेयर में 2 जाइंट एक्सोप्लैनेट में। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें वहां बेरियम मिला है। एक्सोप्लैनेट का मतलब ये होता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो भी प्लैनेट्स हमको मिलते हैं हम उनको एक्सोप्लैनेट बोल देते हैं। एक्सोप्लैनेट जो 2 हमें मिले हैं ये 2 अल्ट्रा हॉट जुपिटर्स हैं। अब जुपिटर का मतलब ये नहीं कि ये हमारे सोलर सिस्टम वाला जुपिटर है जो हमें वहां मिल रहा है, नहीं। जुपिटर का मतलब होता है कि गैसियस प्लैनेट्स हैं। ये दोनों बहुत गर्म हैं और इनका जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का वो जुपिटर जैसा ही है। मतलब इनके पास सॉलिड रॉक स्ट्रक्चर नहीं है, गैसियस प्लैनेट्स हैं ये। नाम है वास्प 76b और वास्प 121b। ये अपनी होस्ट स्टार यानी कि वास्प 76 और वास्प 121 को ऑर्बिट कर रहे हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पहला वाला 640 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और दूसरा वाला 900 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, मतलब नजदीक ही है। अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे तो पहले वाले में 640 साल में पहुंच जाओगे और दूसरे वाले में लाइट की स्पीड से जाने पर आप 900 सालों में पहुंच जाओगे, तो वहां पे जाके आराम से रहो। जो वास्प 76b है और वास्प 121b है ये अपना ऑर्बिट मतलब अपनी ये स्टार का जो चक्कर है वो 2 दिन में लगा लेते हैं, तो वहां प्लैनेट पे बहुत जल्दी से आपका 1 साल भी पूरा हो जाएगा। जो सरफेस टेम्परेचर है वहां का वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। इसको मैनेज करने की कोई व्यवस्था कर लेना वहां जाना हो तो। टेम्परेचर बहुत हाई है। अब टेम्परेचर हाई होने से वहां कुछ स्पेसिफिक फेनोमेना देखने को मिलता है, जैसे कि वास्प 76b में आपको आयरन रेन मिलेगी। बड़ा मजा आएगा ना, लोहा गिरेगा आसमान में से, मतलब आयरन के कंपाउंड्स की रेन होती है वहां पर देखिए जो वास्प 76b है कुछ कंपाउंड्स तो हमें समझ में आ गया कि वहां है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये सब है वहां पे। और वास्प 21b में भी लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, ये सब है। एडिशनली साइंटिस्ट को ये भी मिला है कि कोबाल्ट और स्ट्रोंटियम भी वहां पे पाए गए हैं और इंडिकेशन तो टाइटेनियम का भी है इन एक्सोप्लैनेट्स में, तो जानकारी मिली है। बेरियम की बात कर लेते हैं। बेरियम लेड से थोड़ा सख्त होता है, हल्का थोड़ा भारी मतलब टाइट होता है और सिल्वरी व्हाइट लस्टर में आपको दिखेगा, कलर में दिखेगा जब इसे फ्रेशली काटा जाता है। बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से, तो इसको ऑक्सीजन से बचा के रखना पड़ता है वाइल स्टोरेज। बाकी एलिमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है इनको। इन नेचर इट इज ऑलवेज फाउंड, मतलब ये बाकी एलिमेंट के साथ मिलके आपको मिलेगा, आइसोलेशन में नहीं मिलता है। हल्का होता है कंपेरेटिवली, इसकी डेंसिटी आयरन से आधी होती है। एप्लीकेशन की बात करें तो स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स में, वैक्यूम ट्यूब्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप्स में भी इसको लगाते हैं। जो इम्प्योर बेरियम होता है ये चमकता है अंधेरे में, तो फ्लोरोसेंट लैंप्स में भी इसको लगा देते हैं, चमकता रहता है। ड्रिलिंग मड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं बेरियम का। जब ड्रिलिंग करते हैं तो मान लीजिए सूखी जमीन में अगर आप ड्रिल कर रहे हो तो फिर आपको एक ड्रिलिंग मड चाहिए होता है जो थोड़ा ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, तो इससे आसान हो जाता है ड्रिल करना। जो बेरियम कंपाउंड है इसका इस्तेमाल पेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, ग्लास और रबर बनाने में भी करते हैं। और जो फायर वर्क होता है उसमें ग्रीन कलर जो आपको दिखता है ना वो बेरियम की वजह से दिखता है। तो अब आइए रिवीजन करते हैं। इंडियन बिसन्स इंडेंजर्ड है, शुद्ध रूप से गलत है, वल्नरेबल है। खजुराहो टेम्पल कर्नाटका में एकदम गलत है। मध्य प्रदेश में सिक्योर हिमालय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी फंड कर रहा है, सही है। बेरियम रेड कलर देता है फायरवर्क में, गलत है, ग्रीन कलर देता है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।